अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि पीसीबी ने वक़ार यूनुस को जो है, आप कह सकते हैं कि मोहसिन नकवी ने उन्हें अपने सबॉर्डिनेट के तौर पर रख लिया और उन्हें अथॉरिटी दी है कि जो भी क्रिकेट से रिलेटेड डिसीजन है, चाहे वो सिलेक्शन के मामलात हैं या प्लेयर्स को एनओसी देने के मामलात हैं, उन सब में उन्होंने जो वक़ार यूनुस है उनको अथॉरिटी दी है। और यही ओहदा जो है ऑफ़र हुआ था वसीम अकरम को, तो उन्होंने इसको क्यों रिजेक्ट कर दिया, तो इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। और वक़ार यूनुस को जो ओहदा दिया गया है, तो क्या वो इस मतलब उसके लिए बेहतरी लाएंगे क्रिकेट में या मज़ीद जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ डिस्कशन रहेगी कि जो बात हुई कि बाबर आजम जो हैं वो डिफेंसिव कैप्टन हैं और शान मसूद अग्रेसिव कैप्टन है, जो आमिर जमाल ने बात की, इसके ऊपर बात करेंगे कि क्यों उन्होंने उन्हें डिफेंसिव कैप्टन कहा है और जो शान मसूद हैं उनको क्यों वो समझते हैं कि वो अग्रेसिव कैप्टन है। और पाकिस्तान को इस वक्त अग्रेसिव कैप्टन की ज़रूरत है या एक डिफेंसिव कैप्टन की ज़रूरत है, तो इस पर सारी सिचुएशन पर आज बात होगी। तो मेरे साथ है आमिर। तो सबसे पहले आज गुफ्तगू का आगाज़ इन्हीं से करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस पीसीबी ने जो डिसीजन लिया है कि वक़ार यूनुस को लगाने का, एज अ हेड ही कह सकते हैं आप, तो इसके ऊपर इनकी क्या ओपिनियन है? पहले तो आपने बात की कि वसीम अकरम को भी ये ओहदा ऑफ़र हुआ था, लेकिन उन्होंने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दी। वो तो देखने में तो हमने एक अरसे से देख रहे हैं कि वसीम अकरम पीसीबी में इन्वॉल्व भी नहीं होते, पीसीबी किसी भी ओहदे में कभी इन्वॉल्व हुए ही नहीं। तो वो मेरे ख्याल से वो ये समझते हैं कि पीसीबी में एक तो क्या कहते हैं, एंटर तो बंदा हो जाता है, लेकिन किसी भी टाइम ये बगैर पूछे बगैर कोई मामले के ये निकाल देते हैं बाहर। कोई मतलब कि वो शायद अपनी इज़्ज़त को लेके थोड़ा है कि यार इज़्ज़त बेइज्जती का सवाल होता है, ये किसी भी चीज़ पे किसी भी मामले पे उठा के कोच को बाहर कर देते हैं, डायरेक्टर को बाहर कर देते हैं, तो इसलिए शायद। और दूसरा जो वक़ार यूनुस ने एक्सेप्ट किया, तो मुझे वक़ार यूनुस का भी एक्सेप्ट करना समझ नहीं आया कि मतलब आप अपनी परफॉर्मेंसेस तो देख लें, जब तो आप कोचेज़ रहे हैं इतना अरसा, बार बार आप कोच बने और बार बार टीम ने घटिया परफॉर्मेंस दी है, लेकिन आपको फिर, और मुझे समझ नहीं आती पीसीबी क्यों बार बार वक़ार यूनुस को ये ओहदा, कभी कोच का कभी हेड ऑफ़ डायरेक्टर का ओहदा बार बार जो दे देते हैं, ये समझ नहीं आती मुझे पीसीबी क्या करना चाहता है। और वक़ार यूनुस की मुझे समझ नहीं आती, अगर वो इन्हें ऑफ़र भी कर रहा है तो ये खुद इन्हें रिजेक्ट कर देना चाहिए कि यार मेरी हाल ही पिछले अरसे में परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं कोचेज़ बन के, टीम कितना बुरा परफॉर्म किया टीम ने उन दिनों में, और ये कंट्रोवर्सीज़ में भी शामिल रहे हैं, प्लेयरों से इनकी लागतबाजी रही है, प्लेयरों के साथ ये वन ऑन वन होके लागतबाजी करते हैं कि जी मैंने इसे नहीं खिलाना, ये मुझे नहीं समझ आता, मेरी इससे नहीं बनती, इस तरह थोड़ी टीमें चलती हैं। और अभी भी मेरा नहीं ख्याल कि इनके होते हुए टीम कोई बेहतर परफॉर्म कर सकती है, मुझे तो यही लगता असल तो ये है कि पीसीबी को सोचना चाहिए कि आप यार एक बंदे को बार बार अपॉइंट करते हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर लगाते हैं, लेकिन वो उस तरीके से डिलीवर ही नहीं करके दे रहा। अब जब वो डिलीवर ही नहीं करके दे रहा, तो ज़ाहिर है आप किसी और बंदे को चांस दें या किसी और बंदे को कहें कि वो सर्विस दें। और सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको जब आप किसी को अप्रोच करते हैं, किसी ओहदे पर लगाते हैं, तो उसे कोई टाइम पीरियड दें, उसको कोई अथॉरिटी दें। अब अगर आपने डमी ला के बिठाना है या आपने ख़ास टाइम पीरियड के लिए ला के बिठाकर अपने मुताबिक ही चलाना है, तो ज़ाहिर है उसमें कोई ऐसा बंदा तो नहीं आएगा जो बड़ा कॉम्पिटेंट किस्म का होगा। वसीम अकरम के रिजेक्ट करने के पीछे भी रीज़न यही है कि उन्होंने ज़ाहिर है इसलिए ये रिजेक्ट किया है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हाँ है, जी। और ज़ाहिर है जब भी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो क्रिटिसिज्म होगा उन पर। और दूसरी चीज़ ये है कि अथॉरिटी उस लिहाज से मिलेगी नहीं कि वो जिस तरीके से वो चेंज करना चाहेंगे और वो चीज़ हो सके। और दूसरी हो सकता है उनकी अपनी पर्सनल मसरूफियात भी हों, लेकिन बात यह है, देखें इंडिया में उन्होंने कोच लगाया, हेड कोच लगाया गौतम गंभीर को, लेकिन जिस तरीके की न्यूज़ आ रही हैं सुनने में कि अभी उन्होंने जो कोच डिमांड किया हुआ था, यानी कि बॉलिंग कोच मोर्ने मोरकल, तो बीसीसीआई ने उनकी वो क्या रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट कर दें। अच्छा, वो जो जो चीज़ कहते जा रहे हैं वो होती चली जा होती रही है। चली जा रही अब वो ये है कि कल को ये नहीं कह सकते कि यार मुझे ये चीज़ रिक्वायर्ड थी है। और हाँ, मुझे नहीं मिली। मुझे अब नहीं उनका मिली। नेक्स्ट फेज़ क्या है कि वो डिलीवर करके दें। अब लेबर। जिस तरीके की उनकी पहली असाइनमेंट थी T20 की, उसमें उन्होंने बड़ी शानदार मतलब प्रेजेंटेशन उनकी इस ऐसे ही लिहाज है। से रही कि जिस तरीके से उन्होंने पार्ट टाइम बॉलर्स को यूज़ हाँ, किया, जिस तरीके से बॉलिंग रोटेशंस थी ऐसे ही है। और कैप्टन एक्सीलेंट के है। साथ मिलकर जो स्ट्रैटेजी प्लान की, तो इससे पता चलता है कि भाई आप पहले पूरी अथॉरिटी देते हैं बंदे को, उसको मौका दें, वो टीम बनाए और उसके मुताबिक वो डिसीजन ले। अब हमारे यहाँ ये होता है कि आप बंदा लगा भी देते हैं, उसको उस तरीके से अथॉरिटी नहीं मिलती, या फिर आप अपना मंजूर नज़र ला के लगाते हैं और वो आपके मुताबिक फैसले करता रहता है। ऐसे ही। तो इससे तो क्रिकेट कभी भी बेहतर नहीं होगी, ज़ाहिर है नीचे ही जाएगी। इसके लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी अगर आपने वाकई सोचते हैं कि भाई आप पाकिस्तानी क्रिकेट को ऊपर उठाना चाहते हैं या लेके जाना चाहते हैं।
इन फैसलों से तो क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती, इसे तो नीचे ही जाएगी। आप ये देखें कि मतलब वकार यूनुस की आपने बात की कि उनका असल जो मकसद है वो पैसा कमाना, तो वो हर लिहाज से ठीक है, वो इस लिहाज से भी ठीक है कि वो शायद ये माइंड से आते हैं, बार बार जब उन्हें ऑफ़र किया जाता है तो वो आ जाते हैं शायद इस माइंड से कि प्लेयर्स के साथ नहीं बनेगी, प्लेयर्स के साथ अगर नहीं बनती, प्लेयर से लड़ाई होती है या जो भी बातें आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, अगर प्लेयर्स इनके वकार यूनुस के ख़िलाफ़ भी हो जाते हैं, तो वो ये समझते हैं शायद कि 2-4 महीने तो मैं इधर रहूँगा ना ओहदे पे, तो 2-4 महीने की सैलरी से ही। तो मुझे तो यही लगता है। और वसीम अकरम, जहाँ तक बात है, वसीम अकरम इस लिहाज से भी रिजेक्ट किया होगा उन्होंने कि जो पाकिस्तानी टीम के हालात हैं ना, कोच से बनती है इनकी, ये कोच से बदतमीज़ी करते हैं, ये हेड कोच से बदतमीज़ी करते हैं, ये चीफ सेलेक्टर तक से बदतमीज़ी करते हैं। तो शायद वो कहते हैं कि इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने कहा कि यार ये मेरे से बदतमीज़ी को करेगा, मैं ऊपर अगर आके कंप्लेन करूँगा तो वो तो फिर भी मेरे पे ही ब्लेम करेंगे। प्लेयरों पे तो पीसीबी भी हमारा ब्लेम नहीं करता, प्लेयरों पे तो वो इस तरह करके बैठे हैं जैसे प्लेयर नहीं कोई, मतलब बहुत ही आला नस्ल के प्लेयर हैं ये सारे के सारे। प्लेयरों से तो कोई पीसीबी पूछता ही नहीं है कुछ भी। जिस तरह के हमने वर्ल्ड कप के बाद भी देखा कि प्लेयरों पे शुरू में थोड़ा दबाव पीसीबी ने डाला, उसके बाद जब थोड़ा अरसा गुजरा तो प्लेयरों पे उसने अपना हाथ उठा लिया बिल्कुल ही, और फिर प्लेयर उसी तरह खेल रहे हैं सारे। तो मेरे ख्याल से शायद इसलिए भी वसीम अकरम ने रिजेक्ट की। और ये है कि वकार यूनुस ने अब एक्सेप्ट किया है, उनको उन्होंने अथॉरिटी दी है, पर मसला ये है कि उनका जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वही कोई अच्छा नहीं रहा। वो प्लेयर्स के साथ मुख्तलिफ वक्त में इन्वॉल्व रहे हैं, किसी ना किसी सिचुएशन में उनका कोई ना कोई मसला रहा है, कभी मोहम्मद आमिर के साथ, तो कभी सरफराज के साथ, कभी किसी जूनियर प्लेयर के साथ। तो मतलब अब ऐसा बंदा इतने बड़े ओहदे पे आएगा, वो क्या परफॉर्म करेगा, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करेगा, अब ये तो वक्त ही बताएगा और आइंदा आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और जो हालात पाकिस्तान की क्रिकेट के हैं उसके लिहाज से तो मुझे बिल्कुल ठीक डिसीजन नहीं लगता। अब अगर व्यूअर्स बात की जाए कि जो आमिर जमाल ने बाबर आजम के बारे में कहा है कि वो एक डिफेंसिव कैप्टन है और शान मसूद को उन्होंने एग्रेसिव कैप्टन कहा है, तो इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? ये आमिर आपको बताएंगे कि आखिर बाबर आजम को जब डिफेंसिव कैप्टन कहा जाता है तो उसकी रीज़न क्या है। तो ये आमिर बताते हैं कि देखिए, अगर बाबर आजम को डिफेंसिव कैप्टन कहा गया तो कोई गलत बात नहीं की गई, बिल्कुल सही कहा गया। हम जो पिछली क्रिकेट हो चुकी है हम देखते हैं उसमें कि बाबर आजम जब भी क्रीज पे आते हैं तो बाबर आजम पहले सेट होते हैं, बॉल्स रोकेंगे, 10-20 बॉल्स रोक के वो पूरा सेट होंगे, फिर जाके कहीं जब वो 20-30 रन बना लें, 40 रन बना लें, फिर वो जाके हिट करने की कोशिश करते हैं। तो ये डिफेंसिव प्लेयर की निशानी होती है। एग्रेसिव प्लेयर तो दूसरी नहीं तो तीसरी बॉल पे शॉट खेलता है, और जो क्रिकेट की डिमांड है वो इस टाइम एग्रेसिव क्रिकेट की है। तो बाबर आजम तो मेरे ख्याल से एक डिफेंसिव क्रिकेट है, डिफेंसिव कैप्टन है। एग्रेसिव कैप्टन किसी सूरत भी नहीं है ये, क्योंकि जब टीम इनकी कप्तानी में खेलती है तो वो पूरी की पूरी टीम इनके स्टाइल से खेलती है, खाली ये नहीं, पूरी की पूरी टीम इनके स्टाइल से खेलती है। और ख़ास तौर पे जब ये क्रीज पे मौजूद होते हैं तो ये अपने साथ साथ दूसरे प्लेयर को भी उस तरह खेलने में मजबूर करते हैं कि यार वो एक आधी शॉट भी मारते तो ये खुद पास जाके कहते हैं यार ठीक है बस काफ़ी हो गया, सिंगल या डबल या रोक लो 1-2 गेंद। तो ये चीज़ बाबर आजम को तो बिल्कुल ठीक कहा गया आमिर जमाल ने कि वो डिफेंसिव कैप्टन है। एग्रेसिव कैप्टन के बारे में जो उन्होंने शान मसूद के बारे में बात की, तो वो शायद उन्होंने इसलिए की कि जो उन्होंने शान मसूद के साथ टूर किया ऑस्ट्रेलिया का, उसमें जो शान मसूद जब बारी लेने आए क्रीज पे तो उन्होंने एक एग्रेसिव बारी खेली, जितना भी रन किया तेज़ खेले वो उसमें, और तेज़ खेलने की कोशिश की हर बारी में उन्होंने। तो उस लिहाज से उन्होंने शायद उन्हें, और फिर फील्ड प्लेसिंग के लिहाज से भी शायद उन्होंने उन्हें एग्रेसिव कैप्टन के तौर पे नाम उनका लिया कि जी एग्रेसिव कैप्टन है शान मसूद, क्योंकि फील्ड प्लेसिंग उन्होंने बड़ी क्लोज ली हुई थी ऑस्ट्रेलिया के टेस्टों में। तो वीवर ऐसा नहीं है कि उन्होंने फील्डर सारे बाउंड्री पे खड़े किए हुए थे, फील्डर उन्होंने सारे क्लोज लिए हुए थे दायरे के अंदर से फील्डर, और ये एग्रेसिव कैप्टन की निशानी होती है। मेरे ख्याल से तो उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि जो 2-4 मैचेस हमने देखे शान मसूद के, उसके लिहाज से तो वो वाकई एग्रेसिव कैप्टन थोड़े से मुझे लगते हैं। बात ठीक है कि इसमें कोई शक नहीं। बाबर आजम को आप देखें ना कि जब जब पाकिस्तान की वो कैप्टनसी करते हैं, आप उनकी फील्ड पे अप्रोच देख लें, अगर पाकिस्तान ने विकेट्स गिरा भी ली हों तो बाबर आजम दूसरी टीम को अलाउ करते हैं सेटल डाउन होने के लिए। आप देख सकते हैं 2021 का जो पाकिस्तान सेमीफाइनल हारा ऑस्ट्रेलिया से, हमने ऑस्ट्रेलिया को जानी कि दबाया हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद जिस तरीके से फील्ड प्लेसिंग की कि
दायरे में जो है इजी सिंगल दिए और जो है ना अपने तरफ से उन्होंने सोचा कि यार रन रेट थोड़ा ना बढ़ जाएगा, लेकिन बात यह है कि रन रेट बढ़ता नहीं है, वो विकेट्स हाथ में हो तो जितना भी रन रेट हो चेज हो जाता है। तो इन्होंने अपनी डिफेंसिव फील्ड लेकर जो है ना अलाउ किया कि पार्टनरशिप बिल्ड हो, और वो पार्टनरशिप जब बिल्ड होगी तो हम उसके बाद उसे कंट्रोल नहीं कर सके और मैच हमारे हाथ से निकल गया। सेम सिचुएशन हमने देखी 2022 में जो इंडिया का मैच हुआ पाकिस्तान से, जिसमें कोहली ने रन्स किए, उसमें भी यही था कि ये इस चक्कर में ही रहे कि विकेट नहीं गिर रही है तो ना गिरे, लेकिन ये कि रन रेट अगर बढ़ रहा है ना तो उसे बढ़ने दो, और इन्होंने उस लिहाज से जो है बस सिंगल जा रही है, बाउंड्री नहीं लग रही, इस चीज़ पे लगे रहे। लेकिन फिर जब उन्होंने हिट करनी शुरू की तो फिर हमारे हाथ से मैच निकल गया। तो ये मैंने इनकी अप्रोच देखी है कि ये चाहे बैटिंग में खेल रहे हों या फील्डिंग में खड़े हों, ज़्यादातर ये मैचेस में इनकी जो अप्रोच होती है वो डिफेंसिव होती है। इसलिए आमिर जमाल ने जो इन्हें डिफ़ाइन किया वो ठीक डिफ़ाइन किया कि डिफेंसिव अप्रोच है इनकी। अच्छा, जब वो शान मसूद को अटैकिंग कैप्टन कहते हैं तो वाकई उनकी अटैकिंग क्रिकेट हमें नज़र आती है उनकी बैटिंग स्टाइल में। वैसे वो इतने अटैकिंग क्रिकेटर नहीं है, लेकिन जब वो पाकिस्तान की कैप्टनसी कर रहे थे तो जब वो आए हैं 1 डाउन आए हैं 2 डाउन आए हैं खेलने के लिए, तो विकेट गिरी होने के बावजूद वो बॉल जब मिलती तो उस पर रन्स बनाने के लिए जाते। और दूसरी चीज़ ये कि जब जाहिर है टेस्ट मैच है तो उसमें सबसे बड़ा मसला होता है विकेट निकालने का, तो विकेट निकालने के लिए जो वो फील्ड सेटिंग करते हैं, जिस तरीके की उनकी अप्रोच होती, स्लिप्स लगाई हुई हैं, गली लगाई हुई है, फील्डर ऊपर लिए हुए, उससे भी कुछ समझ आती है कि यार वो एक अग्रेसिव कैप्टन की लुक देते हैं। अब जाहिर है उनके पास कोई इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, अभी हमने उन्हें बहुत ज़्यादा कैप्टनसी करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन जो थोड़े बहुत उनकी कैप्टनसी के ग्लिम्स देखे उसमें हम कह सकते हैं कि हाँ उनके अंदर ये टैलेंट है या वो उनके अंदर ये चीज़ नज़र आती है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान जो हालिया पोजीशन है इसमें एक अग्रेसिव कैप्टन डिमांड करता है या एक डिफेंसिव कैप्टन? देखिए, अब जो दौरे आज़र में क्रिकेट चल रही है, अब डिफेंसिव कैप्टन की तो जगह ही नहीं बची क्रिकेट में, अब एग्रेसिव कैप्टन की जगह है। एग्रेसिव कैप्टन का दौर चल रहा है इस टाइम क्रिकेट में। और हम अगर देखें तो हम 2011 के बाद से हमारे पास एग्रेसिव कैप्टन आया कौन है? 2011 में अफरीदी कैप्टनसी से हटे थे, वर्ल्ड कप के बाद कैप्टनसी से हटा दिया गया था उन्हें। उसके बाद मिसबा आए कैप्टन, मिसबा सारों को पता डिफेंसिव कैप्टन थे। उसके बाद सरफराज आए, सरफराज भी को बहुत एग्रेसिव कैप्टन नहीं थे, डिफेंसिव कैप्टन के तौर पे ही जाने जाते थे। ठीक है, चैम्पियन ट्रॉफी जितवाई है उन्होंने, लेकिन उसके बाद आए बाबर आजम। बाबर आजम भी डिफेंसिव कैप्टन। हमारे पास एग्रेसिव कैप्टन पिछले 13-14 सालों में आया ही कोई नहीं एग्रेसिव कैप्टन। हम बड़े अरसे से डिफेंसिव कैप्टन के अंडर खेल रहे हैं और क्रिकेट पिछले 13-14 सालों में बदल चुकी है और अब एग्रेसिव कैप्टन चाहिए, एग्रेसिव प्लेयर चाहिए आपको। अब मेरा नहीं ख्याल कि डिफेंसिव कैप्टन की जगह बची है, और एग्रेसिव कैप्टन की जगह तो इस टाइम मैं कहता हूँ हर टीम के पास एग्रेसिव कैप्टन है, और जगह है ही एग्रेसिव कैप्टन की, और डिफेंसिव प्लेयर की तो जगह बची नहीं है टीम में इस टाइम। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें जो टीम्स खेल रही हैं, रोहित शर्मा को आप देखें, एक अग्रेसिव कैप्टन है, जिस तरीके से आगे वो टॉप ऑफ द ऑर्डर अटैक करना शुरू करते हैं। इस तरह जोस बटलर को देखें इंग्लैंड के आप, तो ये दोनों के दोनों इस टाइम ज़बरदस्त कैप्टन है और अग्रेसिव कैप्टन है। ऐसे ही अगर बात कर लीजिए ऑस्ट्रेलिया की, तो मिचेल मार्श है, वो भी एग्रेसिव कैप्टन है। तो मोस्टली टीम्स जो है ना उन्होंने अपने जो कैप्टन रखे हैं, मार्करम जो हैं वो भी अटैक करते हैं। तो जो मेजर टीम्स हैं आप देखेंगे उनमें ज़्यादातर में जो है वो अग्रेसिव कैप्टन है। अब जिनके पास डिफेंसिव कैप्टन है आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें, इवन देख लें विलियमसन एक डिफेंसिव कैप्टन के तौर पे मैं उन्हें देखता हूँ कि यानी कि वो अपनी इनिंग्स को जिस तरीके से लेके चलते हैं या दूसरी चीज़ें, तो अब उनकी परफॉर्मेंस भी पीछे काफ़ी अर्से से डाउन चल रही है। इसी तरह पाकिस्तान के पास जो ये कैप्टन है इनकी परफॉर्मेंस भी डाउन है, और पाकिस्तान ने तब ही बेहतर परफॉर्म किया जब तक कि उनके पास अग्रेसिव कैप्टन रहे। आप देखें इमरान खान, ग्रेट इमरान खान अटैकिंग कैप्टन थे, वसीम अकरम अटैकिंग कैप्टन थे, यूनुस खान अटैकिंग कैप्टन थे। तो ये जो लोग थे इन्हीं के टाइम पर पाकिस्तान ने सीरीज़ भी जीती हैं और बड़े टूर्नामेंट्स भी जीते हैं। तो हमारा तो दोनों का इसमें यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से पाकिस्तान को एक अग्रेसिव कैप्टन चाहिए, डिफेंसिव कैप्टन नहीं चाहिए। तो व्यूवर्स आप भी बताइएगा कमेंट में कि आप क्या समझते हैं कि जो वकार यूनुस की अपॉइंटमेंट है इसके बारे में आपकी क्या राय है, और साथ ही साथ कि पाकिस्तान को एक डिफेंसिव कैप्टन चाहिए या फिर एक अटैकिंग कैप्टन चाहिए, इस पर भी अपनी ओपिनियन दीजिएगा। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।